वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर देखो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने वाला हूं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियोस के माध्यम से आप सबको मिल रही है और शुक्रिया आप सबका कि आप इतना ज़्यादा मदद कर रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उनको आप अच्छी तरह से नोट करते जाइएगा। इंग्लिश ग्रामर के रूल हैं जो आपने कोचिंग में पढ़ा था। यहाँ पर सिर्फ मैं मेन पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है सिर्फ उनको बता रहा हूँ, ठीक है। कोचिंग की तरह नहीं कि पूरा मतलब किताब पूरा पढ़ाना है, ऐसा नहीं है। जो मेन मेन पॉइंट है। और एक और बात, हो सकता है आपको इनका लेवल बहुत नॉर्मल लगे, लेकिन ये रियलिटी है कि एयरफोर्स के पेपर में ये बिल्कुल बेसिक लेवल ही आता है। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनसे आप कभी बातचीत जरूर करें। अब देखिए, मैं शुरुआत कर देता हूँ। देखिएगा, इसमें होता क्या है, पहले मैं रूल देखता हूँ कौन सा करना है। ओके, ये आप देखिए। जैसे ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही नोज द फ्रेंच, और एक और है ही नोज फ्रेंच। ये नो से रिलेटेड दो तीन प्रश्न हमेशा पेपर में आते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। कि देखो, ही नोज द फ्रेंच यानी कि वो फ्रेंच जानता है। अब ये सिर्फ इन दोनों सेंटेंसेस में द फ्रेंच और फ्रेंच का अंतर है। अभी ये दोनों अलग अलग क्या है सर गुरुजी, इनका कुछ मतलब होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। देखिएगा, हमेशा आप याद रखना, कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे फ्रेंच एक भाषा है ना, फ्रेंच अपना एक देश भी है। तो ऐसे में कि जैसे हिंदी भाषा है ना, हिंदी देश भी है, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान। इंग्लिश और द इंग्लिश कर दिया। तो देखो, हमेशा आप याद रखो, जैसे ऐसे समझो ये लिख रहा है इंग्लिश, और इंग्लिश इसका मतलब है भाषा की बात कर रहा है, यानी कि लैंग्वेज की बात कर रहा है। जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो ना स्कूलों में, अंग्रेजी, ये उसकी बात कर रहा है। लेकिन जब जब भी हम किसी भी भाषा से पहले यदि हम दा लगा देते हैं, तो वहाँ के पीपल को वो संबोधित करता है। भाषा के पहले दा लगने पर वो जो शब्द बन गया है, ये पूरा का पूरा जो कहलाएगा, वो किसी भी देश के लोगों को, पीपल को शो करेगा। तो द इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश पीपल, यानी अंग्रेज लोग। अब आप समझ जाएंगे ना, यानी अंग्रेजी, इंग्लिश भाषा, कोई भी भाषा हो, फ्रेंच हो, जर्मनी हो, ठीक है। तो इनसे पहले दा लग गया, मतलब दा का मतलब ये समझो कि यहाँ पर वो पीपल को शो करता है। अब ये मीनिंग सेंटेंस आप देखना पड़ेगा। ही नोज द फ्रेंच यानी कि वो फ्रेंच वाले लोगों को जानता है। ही नोज फ्रेंच, वो फ्रेंच भाषा को जानता है। अब देखो, दोनों में जो एग्जैक्ट आंसर है, हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन सही आपको राइट नीचे वाला करना है, राइट ना। ज्यादातर जो पेपर में अगर ये आया तो हमेशा आपको विदाउट दा वाला करना है। तो ये देखो, ये इसका मतलब तो लोगों को जानना हो जाएगा। तो लेकिन जानना राइट जो होगा वो बिना दा वाला आपको राइट करना है। आगे देखो, ही इज लर्निंग द हिंदी दीज डेज, यानी इन दिनों वो क्या है, हिंदी सीख रहा है। तो द हिंदू यानी कि जो हिंदी के लोग हैं जैसे हमें, वो हमको थोड़ी सीख रहा है, वो तो हिंदी भाषा को सीख रहा है। तो हिंदी भाषा जहां भी आएगा मतलब वो बिना दा वाला शब्द जो होगा वही होता है। तो इसका मतलब है आपका सेकंड वाला राइट है, ऊपर वाला गलत है। आगे देखो, द हिस्ट्री इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक तो द हिस्ट्री का मतलब हो गया हिस्ट्री को जानने वाले लोग। अब हिस्ट्री को जानने वाले लोग एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थोड़ी हो सकते भाई। हिस्ट्री, हिस्ट्री इतिहास ही तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए आपका ये वाला हिस्सा सही है, ये वाला गलत है। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब मैंने एक चीज और बोला था आपसे, ये भी आप देख लीजिएगा थोड़ा। जैसे ऊपर जो बताया वही है कि इंग्लिश रूल्ड इंडिया फॉर 200 ईयर्स। अब आपको मीनिंग देखना पड़ेगा। वो ये कह रहा है कि मतलब इंग्लिश रूल्ड इंडिया यानी कि अंग्रेजी ने फॉर 200 ईयर्स, यानी 200 सालों के लिए अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर हुकूमत चलाई। तो अब अंग्रेजी भाषा ने थोड़ी चलाई थी, अंग्रेज लोगों ने चलाई थी। तो आपको मीनिंग देख करके ही काम करना है। जरूरी नहीं कि अंग्रेजी से पहले अगर द आ गया तो आपको विदाउट वाला ही चुनना है, ऐसा नहीं है। ज्यादातर एरर जो होता है वहीं से बनता है। लेकिन अगर ऐसा भी आ गया तो अब यहां पर तो भाई द इंग्लिश आएगा, क्योंकि इंग्लिश पीपल लोगों ने ही तो हमारे इंडिया के ऊपर रूल किया था। तो ऐसे में दा वाला राइट होगा। आगे देखिए, द सोल्जर्स ऑफ फ्रेंच फॉट ब्रेवली विथ सोल्जर्स ऑफ जर्मन। अब इसका मतलब है कि वो सोल्जर्स की बात कर रहा है, फ्रेंच के सोल्जर, भाषा के कोई सोल्जर थोड़ी होते हैं। फ्रेंच जो देश है, फ्रेंच लोग जो हैं भाई, वहीं के तो सोल्जर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब द फ्रेंच और द जर्मन यहां पर आएगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जब भी कभी सेंटेंस में मीनिंग हो, वहां के पब्लिक से रिलेटेड हो, तो दा वाला सही हो जाएगा। यदि कोई लैंग्वेज से संबंधित हो,
अंडरस्टैंड, या फिर कोई सब्जेक्ट से संबंधित हो तो विदाउट द वाला ऑप्शन राइट होता है। अच्छा देखो मैंने क्या बोला ये नो का दो तीन चक्कर पड़ता है। एक तो नो होता है जिसे जानना, जैसे मैंने आपको नो के बाद वाला बताया। एक होता है जब हम इसका हम पैसे बनाते हैं, तो याद रखना नोन के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा बाय नहीं, वो हमेशा टू से जोड़ा जाता है। नो का कभी भी जब भी आप पैसे बनाएं तो जब आप आई नो यू, जब आई को पीछे ले जाएंगे तो नोन टू मी हो जाएगा। तो नो के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म बनाने पर फिर बाय नहीं लगाते, टू लगाते हैं। एक और चीज देखिए, एक और यहां से बनता है कि अगर नो के बाद कोई वर्ब आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने ये पढ़ा होगा जैसे आई लाइक, अरे तेल लगा दो, ये देखो नो है ना और ये वर्ब है, ये दोनों ही तो वर्ब है। बस ये याद रखो आप कि नो के बाद अगली जो वर्ब होती है वो हाउ टू से जोड़ी जाती है। आपको पता है ना ज्यादातर जो वर्ब होती है वो सिर्फ टू से जोड़ी जाती है, यानी कि पहली वर्ब प्लस दूसरी वर्ब, इन दोनों के बीच में टू लगा दिया। लेकिन जब नो यदि फर्स्ट वर्ब होती है और इसके बाद अगर दूसरी वर्ब आ रही है तो हमेशा याद रखना उसे हाउ टू से जोड़ा जाता है। तो नो वाले दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर में कई बार रिपीट होते हैं। अंडरस्टैंड। आगे देखो, आई हैव गॉन टू मुंबई, ये मैंने आपको पहले बताया था, पेपर में ये प्रश्न बनता है। हमेशा आप याद रखें कि बाई के बाद कभी भी कोई ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ रहा हो, मोड ऑफ पेमेंट आ सकता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ सकता है, कभी भी याद रखना इनमें बाई के बाद दा नहीं लगाते। अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, पेमेंट का कोई माध्यम हो तो हमेशा याद रखना बाई के बाद दा नहीं लगाते। अब आप ये देखिए, आई हैव गॉन टू मुंबई, मैं मुंबई गया बाई द कार, नहीं, बाई कार होना चाहिए। अंडरस्टैंड, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट का माध्यम है। तो बाई के बाद ट्रांसपोर्ट आ जाए तो वहां पर हम कभी भी दा नहीं लगाते हैं। ये सेकंड वाला जो है राइट है। बाय द टेलीफोन, शी रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन बाय द टेलीफोन, ये दा नहीं आएगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन का मोड है। तो बाय के बाद अगर ये सब आए तो दा नहीं लगाते हैं। आगे देखिए, ये देखो चेक, ये पेमेंट का माध्यम हो गया। द अमाउंट इज पेड बाय द चेक, नो, बाय चेक हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, द सन रेज फॉल ऑन द अर्थ। आप एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी कभी अर्थ आ जाए और अर्थ से पहले अगर ऑन आ जाए तो आपको इनके बीच में दा नहीं लगाना है। ये रूल है स्पेशल, अलग लिख लीजिएगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें रह जाती हैं अगर ज्यादा टाइम लेने पर, इसलिए काम की बात बताना बहुत जरूरी है। कल मैंने आपको ये सब बताया था जैसे लास्ट वाला मैंने कल बताया था, कल या परसों। पुरानी वीडियोस को आप रेगुलर देखते रहें, याद रखना एक भी वीडियो मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि वो रेगुलर रूल टू रूल चल रहा है। आगे बढ़ बढ़ के एक एक मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, जो पूरी अंग्रेजी ग्रामर आ जाएगा। मैंने कल क्या बोला था, लास्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो ये पोजीशन को बताता है, यानी कोई स्थिति, जैसे इस लाइन के अंदर इस पंक्ति में अंतिम क्या है, रमेश है, तो वो लास्ट है, पोजीशन है। एक लास्ट होता है जो टाइम को बताता है, यानी 2 साल, लास्ट यानी 2 साल, ये ना लास्ट 2 years, लास्ट मंथ, पिछले महीने, लास्ट संडे, तो वो समय को बताता है। तो आप हमेशा याद रखें क्या कि जब भी कभी ये पोजीशन को बताएगा तो आपको लास्ट से पहले दा लगाना है, लेकिन जब ये टाइम को बताता है तो कभी भी आपको लास्ट से पहले दा नहीं लगाना है। तो ये देखिएगा, लास्ट के बाद मंथ लिख रहा है यानी कि टाइम बता रहा है, तो अपना टाइम आएगा, लेकिन याद रखना इस दा का टाइम कभी नहीं आता है। टाइम के साथ, लास्ट के साथ टाइम यदि दिया हो तो ये नीचे वाला सही है। ही रॉट दिस पोएम द लास्ट ईयर, नो नो नो, दा हट जाएगा क्योंकि वो टाइम को बता रहा है, इसलिए ये वाला राइट है। मैंने दोनों चीजों को आपको बताया कि लास्ट का पोजीशन और टाइम में क्या होता है। टाइम दे रखा है तो दा नहीं आएगा, ये आप याद रखें। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, ही आस्क्ड मी टू रीड्स दिस लेटर। हमेशा आप एक ही चीज याद रखें, ज्यादा देखो ग्रामर के रूलों को मैं ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करता। उसका रीजन ये है क्योंकि बच्चे ज्यादा तो एक तो जानते नहीं है जानने के साथ साथ फिर वो अगर अंग्रेजी की पूरी भाषा बोलोगे ग्रामर के रूल्स का तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए बस एक ही मुद्दा याद रखो कि देख ये वर्ब आ रही ना, हमेशा याद रखो टू के साथ वर्ब जो जोड़ी जाती है वो हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, विदाउट एस और ई एस वाली। ऐसा मैं यूं बोल देता हूं क्योंकि मैं 2-3 साल से पढ़ाते आ रहा हूं, इसीलिए मुझे पक्का पता है कि टू के साथ एरर अगर बनेगा कोई इन्फिनेटिव वाला
तो वो क्या बनता है कि वो टू के साथ ये जो वर्ब दे रखी है इसमें एस या ईएस लगा देता है, तो ये भी एरर बनता है। इसीलिए वहां पर कभी एस हो रही, क्योंकि इन्फिनेटिव जो होता है ना भाई, वो हमेशा प्लूरल ही होता है, कभी सिंगुलर नहीं होता। इसीलिए आप याद रखें, तो यहाँ पर एस जो है वो नहीं आएगा, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे भी देख लीजिएगा, अमृता डिजायर्स टू बिकम्स, गलत है, टू बिकम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू बिकम होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिख ली हैं ताकि मैं कम टाइम के अंदर ज्यादा बता पाऊं। देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसके बाद ऑब्जेक्टिव आए। इंट्रांजिटिव होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना आए, बात खत्म। आया ना? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये तो आपने पढ़ा होगा हिंदी में। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, यानी कि के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो आप यही याद रखें सिर्फ, यानी अगर ये वर्ब आपको दे रखी है तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आए, वैसे तो इनके बाद ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, बाई चांस ऑब्जेक्ट क्या है इन्फिनेटिव के बाद भी आ जाता है, तो ऐसे में याद रखना इनके बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। यानी कि देखो, अलाउ के बाद आगे वर्ब आ रही है तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ी जाएगी। वैसे ही अलाउ है, एडवाइज है, ऑर्डर फॉर स्टेल एंड परमिट, रिक्वेस्ट, इनवाइट, इन सब के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ी जाएगी। देखो होता क्या है, कभी वर्ब जीरेंड आईएनजी में जोड़ी जाती है। अब आप याद कैसे रखेंगे सर जी कि हमें टू प्लस वर्ब वाली छांटनी है, जीरेंड वाली छांटनी है? तो ये रूल होते हैं, इनको यार याद करना पड़ेगा और कोई बात नहीं। ऑर्डर आ गया, ऑर्डर के बाद देखो ऑब्जेक्ट आ गया, अब क्या बचा? टू गो। जाहिर है ऑर्डर के बाद अगर कोई वर्ब जुड़ेगा तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ेगा। यहां पर मैंने कुछ अलग लिखा हुआ है, यानी कि निम्नलिखित वर्ब के ठीक बाद इनफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इनमें क्या होता है, ये जो वर्ब दे रखी है ना भाई, इनके बाद तुरंत इन्फिनेटिव वाला रूल आता है। तो जैसे हो, ये सब है, अग्री है, डिजायर है, डेयर, डिसाइड, होप, एक्सपेक्ट है, वांट, विश, प्रॉमिस, रिफ्यूज एंड फेयर। ये कुछ अपवाद भी होते हैं, बट ज्यादा अपवाद नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं उनके अपवाद नहीं बताऊंगा। बस ये याद रखें कि इनके बाद डायरेक्ट आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ देना है। आगे देखिए, ये कुछ ये सभी एडजेक्टिव है, और मैंने ये तो कई बार बताया है कि जैसे आपने बोला कि आई एम हैप्पी, इसका मतलब क्या हुआ? मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी टू टॉक टू यू, यानी मैं तुमसे बात करके खुश हूं। तो कभी भी कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उसके बाद यदि कोई वर्ब जोड़नी है तो वो हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ी जाती है। देखो एगर है, जैसे एगर का मतलब जैसे एक घर में है ना, कहते हैं रिलेटिव है कोई और वो बोल रही हो आज तो मेरे जीजा जी आएंगे, तो बड़ी हैप्पी हो रही है, तो याद रखना एगर है, यानी कि एगर माने बहुत ज्यादा उत्सुक होता है, एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटेड। तो यहाँ पर एबल, जैसे एबल है ना, अब अनेबल भी आ सकता है। तो ये सब एडजेक्टिव होते हैं। ग्लैड है, हैप्पी है, इजी है, हार्ड है, रेडी है। आई एम रेडी टू विन दिस रेस, तो रेडी भी होता है। ठीक है, तो भैया यही याद रखना है, ये सब एडजेक्टिव है और इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। अब ये देखो, मैंने नो वाला बताया था आपको, क्योंकि देखो होने को तो और भी वर्ब है, लेकिन आप नो को याद रखें। पेपर में नो वाला कई बार रिपीटेड प्रश्न मैंने देखा है। तो नो के बाद अगर वर्ब जोड़ी जाएगी तो वो हाउ टू से जोड़ी जाएगी। अब तक आप क्या देख रहे हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी कि दो वर्ब यदि आएंगी तो उसमें टू जोड़ देते हैं बीच में, लेकिन यदि नो आए तो आपको हाउ टू लगा देना है। ठीक है। जैसे देखो, ही डज नॉट नो टू ड्राइव, ये गलत है। पहले यानी मैं अंग्रेजी सीखने से पहले जब मैं पढ़ता था तो पहले मैं यही करता था, मुझे पता ही नहीं था। जब पता ही नहीं है तो भाई आप गलती करोगे। जब पता चला तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाया तो मुझको भी बहुत अच्छा लगा यार कि कितनी अच्छी चीज सीख के आया। तो ये चीज आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप सीख जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर, जैसे कोई भी चीज देखो, आप ये चीज देखा करो, आप अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, या फिर हिंदी पढ़ रहे हैं, या फिर मैथ, रीजनिंग, कुछ भी, तो मतलब अगर आप जीके पढ़ रहे हैं ना, कोई साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपकी नजर में जो भी कुछ आए करे ना, तो उससे रिलेटेड यदि आप जब भी कभी फ्री है तो सीधे सीधे उसका फिर आपके दिमाग में जवाब आना चाहिए। फर्नीचर हो गया, अब फर्नीचर देख करके मेरे दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि फर्नीचर जो होता है प्लूरल नहीं होता, अंडरस्टैंड ना? पोएट्री, सीनरी, ये सब चीजें, पंखा, देखो अब ये चीजें धीरे धीरे जब आप समझने लग जाएंगे तो आपकी नजर कहीं भी जाएगी तो आप उसमें अपना पढ़ाई लिखाई खोज लोगे, और ये एक अच्छी रणनीति भी होती है। अच्छा है, टाइम पास तो हो जाएगा। अब देखो ये मॉडल वर्ब है, तो आप हमेशा याद रखें कि कभी भी कोई मॉडल आ जाए, कैन, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, लुड, ये सब नहीं, लुड तो खैर गलती से भूल जाता है, बाकी लुड कुछ नहीं होता, वुड जरूर होता है। तो कोई भी अगर मॉडल वर्ब हो
तो हमेशा, जैसे मैं एक एग्जांपल बता, जैसे कैन है, तो इसके बाद चाहे नॉट आए चाहे नहीं आए, लेकिन जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ी जाएगी, कोई टू वगैरह नहीं आएगा। एक और चीज जैसे अब मैंने क्या बोला कि सपोज करो कैन बी, कैन बी हो गया, कैन बी, अब बी के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, अंडरस्टैंड ना। जैसे कुड बी, ये कुड बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कुड जो है वो राइट है, तो ये चीज आप थोड़ा याद रखें। अब ये चीज देखिएगा, जैसे मॉडल आ रहा है, मॉडल आ रहा है, तो इनके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भैया, कोई भी एस और एस नहीं आता, तो इसीलिए ये वाले गलत हैं और ये वाला राइट है। राइट, इनके बाद डायरेक्ट वर्ब की, देखो पहली बात तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बिना एस और एस वाले, दूसरे वाले में ये समझाया कि भैया इनके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बिना कोई टू वगैरह से, ठीक है, ये चीज आप, अच्छा देखो ये भी पेपर में आता है, नीड नॉट और डियर नॉट, ऐसे समझो, ये लिख रहा है डज नॉट और डू नॉट, उनके बाद क्या होता है डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बिना किसी टू के, बिना किसी एस और एस के, तो ये ऐसे ही लिख रहा है नीड नॉट और डियर नॉट। अब ये समझो, ये लिख रहा है नीड नॉट, है ना, और ये लिख रहा है डेयर नॉट, इनके बाद डज नॉट और डू नॉट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये बताओ यहां पर टू क्यों लिख रहा है, यहां पर टू क्यों लिख रहा है, तो बस ऐसे समझ लो और हो जाएगा आपका काम। आगे देखिएगा, यानी निम्नलिखित वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इनफिनिट, ये इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल होता है लेट वाला, क्योंकि हमको याद होता है लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो ये जो लेट है, अब बताओ इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद जो आ रही है वर्ब वो बिना किसी एस और एस के, बिना किसी टू के, बिना किसी आईएनजी के आती है, तो यानी कि ये कुछ वर्ब हैं जिन्हें आप याद कर लो, मेक, हेल्प, बिड, लेट, शी, हेयर, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो बिना किसी टू के, बिना किसी आईएनजी के, बिना किसी एस या ईएस के। चलिएगा आगे बढ़ लेता हूं, चलो ये सब हो गया, इन्हें आप सबको याद